मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम लोग आर्थिक नियोजन और आर्थिक नियोजन के अंतर्गत भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, आज हमें देखना है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और कौन कौन सी योजनाएं, पहली योजना कब से शुरू हुई और इसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो हर साल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में लगभग ये आपके प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। पंचवर्षीय योजना आपकी कब से शुरू हुई, पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई या इस प्रकार की जो योजनाएं हैं ये कब से प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले हमें ये जानना है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे पहले हमें ये जानना है, आपको बताया गया कि एक योजना आयोग है, योजना आयोग, और योजना आयोग द्वारा राष्ट्र के यानी देश के विकास के लिए योजनाएं आपकी प्रारंभ की गई स्वतंत्रता के बाद। और सबसे पहले 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना आपकी क्या होती है, शुरू होती है। पंचवर्षीय योजना इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 वर्ष के लिए ये योजना आपकी क्या होती है, शुरू होती है। 5 वर्ष के लिए ये योजना आपकी क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि योजना आयोग आपको पढ़ाया जा चुका है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी आपको क्या किया गया है, बताया गया है कि योजना जो भी तैयार होती है 5 साल के लिए अनुमोदन उसका कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। और उसी के बाद वो प्रकाशित होता है, वो रिपोर्ट आपकी क्या होती है, प्रकाशित होती है। ये भी आपको मित्रों बताया जा चुका है कि योजना आयोग जो आपका था आज वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और ये योजना 1951 ईस्वी से योजना आयोग आपका क्या है, योजना पंचवर्षीय योजना जो आपकी है, पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू होती है 1951 ईस्वी से। और 1951 ईस्वी से लेकर 2015 और 2015 में इसी को हम 1 जनवरी 2015 को इसे क्या कहा गया, नीति आयोग के नाम से जाना गया। नीति आयोग के नाम से क्या किया गया, जाना गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले योजना थी जिन्हें हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। योजनाओं को योजना के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे योजना आयोग कहा गया। आज उसे हम क्या कहते हैं, आज उसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चल रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी क्या है, चल रही थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं का जो कार्यकाल था 2017 तक था। और इसी बीच में अगस्त 2014 ईस्वी में इसे भंग किया गया या इसके नाम को इसे भंग किया गया और इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। ये आपको बताया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का चल रही थी और उस दौरान ऐसा यहाँ पर किया गया। और उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों को जानना था। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि योजना जो हमारी चलती है, योजना हमारी जो चलती है, इस प्रकार की योजना क्या विश्व में कहीं पर चलाई गई थी। तो विश्व में पहली बार 1928 ईस्वी सोवियत संघ रूस में इस प्रकार की योजना आपकी क्या है, चलाई गई। और चलाने वाले थे जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले विश्व में कहाँ पर, 1928 ईस्वी सोवियत संघ रूस में। और भारत में इस प्रकार की योजना, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना का प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा। योजना का क्या रखा, प्रस्ताव रखा। योजना का प्रस्ताव रखा था
किसने रखा था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, प्रथम प्रधानमंत्री। और इन्हीं के समय में ये प्रस्ताव संसद के समक्ष क्या किया गया? रखा गया। संसद के समक्ष रखा गया कि 5 साल के लिए देश के विकास के लिए योजनाएं बहुत क्या होती हैं? जरूरी होती हैं। और इस तरह का प्रस्ताव जो आपका है वो के.एन. राज ने तैयार किया था। इस प्रस्ताव को तैयार कौन किया था? प्रस्ताव को तैयार किया था के.एन. राज ने, के.एन. राज। अब यहाँ पर हमने देखा कि के.एन. राज ने इस प्रस्ताव को तैयार किया और इसको रखा किसने? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो आइए आगे हम इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। अगला जो सबसे जरूरी यहाँ पर था, ये आपका है प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना भाई? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरू होती है, योजना के बारे में भी आपको बताया गया कि 1951 ईस्वी 5 साल के लिए है। तो 51/5/1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा बनते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? एक प्रश्न आपका ये बनता है। मॉडल या क्या था? तो मॉडल था हेरोड-डोमर मॉडल। हेरोड-डोमर मॉडल पर ये क्या थी? आधारित थी। यानी धीरे धीरे हमें विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या रखा गया? मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में क्या करना? कृषि क्षेत्र में विकास करना। यानी हम ये कह सकते हैं कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि से संबंधित था। कृषि उत्पादन यानी उत्पादन में क्या करना? वृद्धि करना। कृषि क्षेत्र में उत्पादन में क्या करना? वृद्धि करना, जिससे क्या हो सके? हम आत्मनिर्भर हो सके। अनाज में, खाद्यान्न में हम क्या हो सके? आत्मनिर्भर। तो यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? या प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि था, उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि को बढ़ावा देना। दूसरा, कृषि तभी हो सकती है जब कृषि के साथ साथ किसकी व्यवस्था हो जाए? सिंचाई की व्यवस्था हो। सिंचाई की क्या हो? सिंचाई की व्यवस्था किया गया। और सिंचाई की व्यवस्था हो, और सिंचाई की व्यवस्था के लिए एक योजना आपकी चलाई गई जिसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका उद्देश्य यानी इसका जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो, ऐसी परियोजना को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। और नदी पर बांध बनाया गया। नदी पर क्या किया गया? बांध। और बांध बनाकर, नदी पर बांध बनाकर नहरों का निर्माण किया गया। नहरों का निर्माण। और नहरों का निर्माण किससे संबंधित है? नहरों का निर्माण फसलों की सिंचाई के लिए। निर्माण किससे है? फसलों की सिंचाई। फसलों की सिंचाई। तो यानी यहाँ पर कृषि और सिंचाई की व्यवस्था करना, यानी कृषि क्षेत्र में सुधार करना, और साथ ही साथ क्या करना? सिंचाई में वृद्धि करना। क्योंकि भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। और ऐसी स्थितियों में जब तक हम सिंचाई की व्यवस्था नहीं करते, उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये आपका उद्देश्य था। वृद्धि दर यहाँ पर क्या रखी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर आपकी थी, वृद्धि दर कितना आकलन किया गया कि रखा गया, अनुमान लगाया गया? 2.1% का क्या था? लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य रखा गया। और यहाँ पर लक्ष्य प्राप्त कितना हुआ या वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, इसे हम कहते हैं वास्तविक वृद्धि आपकी जो होती है, ये आपकी होती है 3.6%। यानी यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने लक्ष्य रखा था
प्रथम पंचवर्षीय योजना में उससे अधिक वृद्धि हमने किया। 2.1 ये इसका लक्ष्य था, लेकिन हम प्राप्त कितना किए? 3.6% हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, यानी लक्ष्य से अधिक वृद्धि हम प्राप्त करते हैं। किस योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे अभी हमने कहा बांध, बांध का मतलब हो गया, एक बांध आपका बना भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध आपका बना। इसी प्रकार से एक बांध आपका और हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया, हीराकुंड बांध। और इसी प्रकार से दामोदर घाटी परियोजना का भी क्या किया गया? विस्तार किया गया, दामोदर घाटी परियोजना। तो ये सभी जो परियोजनाएं आपकी हैं, ये आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, या इसी काल के दौरान ये योजनाएं क्या की गई थी? लागू की गई थी। कृषि का विकास करना इस योजना का आदर्श वाक्य था। यदि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य क्या था? कृषि का विकास करना, कृषि का विकास करना इस योजना का क्या था? आदर्श वाक्य था। कृषि का विकास करना इस योजना का क्या था? आदर्श वाक्य था। यह है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। 5 IIT कॉलेज भी आपके क्या बनते हैं? 5 IIT कॉलेजों की स्थापना होती है, कॉलेजों की स्थापना होती है। ये सभी कार्य आपके किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई क्षेत्र में क्या करना? सुधार करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, सिंचाई के साधन विकसित करना। सिंचाई के साधनों के लिए भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किया गया। तो इस प्रकार से हमने ये देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हैरल्ड डोमल मॉडल पर क्या थी? आधारित थी। आगे हम चलते हैं, यहाँ के इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगली जो आपकी है द्वितीय पंचवर्षीय या दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरू होती है, जैसे अब 5 साल के लिए है, तो प्रथम हमने देखा, प्रथम आपका 51 से 56, तो दूसरी आपकी क्या होगी? 56 5 कितना होगा भाई? 56 5, चलिए हाँ 1956 से 5 इसमें आप करेंगे तो 1900 क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 61। तो ये आपकी द्वितीय पंचवर्षीय क्या है? योजना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरू होती है 1956 से 1961, 1961 ईस्वी। तो इस तरह से जैसे हमने देखा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ये समय है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया, यानी इसका उद्देश्य क्या रखा गया? तो मुख्य जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था इसका भारी उद्योग, भारी उद्योग। यानी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? उद्योगों के विकास से संबंधित थी, कि भारत में भारी उद्योगों की क्या किया जाए? उद्योग की स्थापना की जाए, उद्योग की क्या किया जाए? स्थापना किया जाए, स्थापना किया जाए। तो उद्योग की स्थापना किया जाए। और यहाँ पर उद्योग की जो स्थापना, तो कुछ यहाँ पर उद्योग भी आपके क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। जैसे आपका राउरकेला, ये आपका क्या हो गया? राउरकेला। राउरकेला आपका कहाँ पर है? वर्तमान में जो ओडिशा है आपका, ओडिशा। और इसी प्रकार से भिलाई आपका, भिलाई आपका कहाँ पर है? भिलाई आपका है छत्तीसगढ़। इसी प्रकार से आपका दुर्गापुर है, दुर्गापुर, दुर्गापुर भी आपका कहाँ पर है? दुर्गापुर है आपका पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। तो इन सब लौह, ये तीनों आपके क्या हैं? लौह इस्पात उद्योग हैं। लौह इस्पात आपके क्या हैं? उद्योग हैं। इन लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? ये कई बार प्रश्न आपके बनते हैं।
तो लौह इस्पात उद्योग आपके जो स्थापित हुए, भारी उद्योग जो स्थापित हुए, ये सभी उद्योग आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किए गए, स्थापित किए गए। जैसे भिलाई है जर्मनी, अरे राउरकेला है आपका जर्मनी के सहयोग से, छत्तीसगढ़ है आपका रूस के सहयोग से, और इसी प्रकार से जैसे आपका ये पश्चिम बंगाल दुर्गापुर है, ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से। तो इस प्रकार से ये सभी उद्योग आपके क्या होते हैं, स्थापित होते हैं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था भारी उद्योगों की क्या करना, स्थापना करना। तो चलिए इसी प्रकार से हम इसके मॉडल की बात कर लेते हैं, किस मॉडल पर ये आधारित था। तो मॉडल यहाँ पर अगर हम बात करें, मॉडल आपका था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये क्या थी, आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी आपके स्थापित होती है, चितरंजन लोकोमोटिव भी आपके क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और इसी के दौरान आपके चितरंजन लोकोमोटिव, तो ये सभी आपके इस योजना के दौरान स्थापित किए जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य, वृद्धि का लक्ष्य रखा गया 4.5, और लेकिन हम प्राप्त कितना करते हैं, वृद्धि दर क्या यहाँ पर कितना है, वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया 4.5 रखा गया, लेकिन वास्तविक वृद्धि कितनी होती है। अगर हम वास्तविक की बात करें तो वास्तविक जो वृद्धि होती है, वास्तविक वृद्धि आपकी होती है 4.2%। तो इस प्रकार से हमने लक्ष्य जान लिया, मॉडल जान लिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हम जान लिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से उद्योग आपके स्थापित किए गए, कब से कब तक ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी, इन सब बातों को यहाँ पर हमने देखा। आइए हम आगे देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला आपका है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो अभी द्वितीय आपका है, द्वितीय के बाद आपका कौन सा होगा, तृतीय। और द्वितीय 61 से 66, 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी के बीच आपकी एक योजना चली, जिसे हम क्या कहते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भरता स्वतः स्फूर्तवान अर्थव्यवस्था, इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता, स्वतः स्फूर्तिवान, स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इसका क्या था, उद्देश्य था। ये इसका मुख्य क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, उद्देश्य से प्रश्न हमेशा बनते हैं, उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, ये सभी ये उद्देश्य से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, मॉडल गाडगिल योजना पर ये क्या थी, आधारित थी। मॉडल इसका क्या था भाई, मॉडल इसका था गाडगिल योजना। गाडगिल योजना पर ये क्या थी, आधारित थी, योजना पर आधारित थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी या किस योजना पर आधारित थी, गाडगिल योजना पर ये क्या थी, आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती, जे सैंडी आदि का प्रभाव इन पर था। जे सैंडी के विचार, और आपके हो जाएंगे सुखमय चक्रवर्ती, चक्रवर्ती आदि के विचारों से, आदि सुखमय चक्रवर्ती के विचारों से ये क्या थी, प्रभावित थी, विचारों से प्रभावित योजना थी।
योजना थी। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं इनसे प्रभावित ये हमारी क्या थी, योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरू होती है 61 से 66, और 61 से 66 में कई घटनाएं, जैसे एक घटना आपकी होती है भारत चीन युद्ध। भारत चीन के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया 1962 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत और पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी। तो इस प्रकार से भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण स्थितियां बहुत दयनीय हो गई, और दयनीय होने के कारण ये लक्ष्य प्राप्त में सफल नहीं हो पाई, लक्ष्य प्राप्त में सफल नहीं हो पाई भाई, सफल नहीं हो सकी, ये योजना नहीं हो सकी। और यहाँ पर एक और यहाँ पर देखना है, प्रश्न यहाँ पर बना कि कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि किस योजना के दौरान हुई। किस क्षेत्र में किस प्रकार की वृद्धि, कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि। कई बार ये आपका प्रश्न पूछा गया कि कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि किस योजना के दौरान हुई। तो कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। यहाँ पर है कृषि क्षेत्र में क्या होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है, यानी माइनस में वृद्धि हो जाती है। किस पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में आपकी क्या होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है। आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं कि झारखंड, झारखंड यानी बोकारो, इसी काल में कुछ आपके 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी बोकारो झारखंड, बोकारो कहाँ है भाई, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की क्या होती है, स्थापना होती है। लौह इस्पात उद्योग आपका क्या होता है, स्थापित होता है। और 1964 ईस्वी में एक आपका लौह इस्पात भारी उद्योग, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है कि लौह इस्पात उद्योग बोकारो आपका झारखंड में है, ये आपका स्थापित हुआ। किसके सहयोग से ये उद्योग आपका हुआ, रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से ये उद्योग आपका क्या होता है, स्थापित होता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, यूटीआई की भी स्थापना कब होती है, 1964 ईस्वी। यूटीआई की भी स्थापना कब होती है, 1964। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर बनाया गया था, मुख्यालय इसका था मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है यूटीआई का, यूटीआई का मुख्यालय आपका कहाँ है, मुंबई में है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यू से आपका यूनिट हो गया, यूनिट ट्रस्ट। ये सब प्रश्न आपके बनते रहते हैं। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी क्या होती है, स्थापना की जाती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए 1966 तक है। और 1965 ईस्वी में कृषि लागत और मूल्य आयोग स्थापित किया गया। 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना है, ये 65 ईस्वी में क्या है भाई, कृषि लागत मूल्य आयोग, कृषि लागत मूल्य आयोग जो आपका बना। और ये आयोग आपका कहाँ पर है, अगर पूछा जाए मुख्यालय इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। यानी फसलों के मूल्य का क्या किया गया, निर्धारण। ये आपको बताया गया है कि 22 प्रकार की फसलों के मूल्य का ये क्या करता है, निर्धारण करता है। भारत में जो भी आपकी रबी फसल, खरीफ की फसल के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा, 22 प्रकार की फसल कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। और ये स्थापना इसकी कब हुई थी, 1965 ईस्वी। एफसीआई की भी स्थापना कब हुई, 1965 ईस्वी। एफसीआई भी आपका कब बना, 1965 ईस्वी। और ये सभी घटनाएं किस काल की हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो चलिए यहाँ पर हमने 3 पंचवर्षीय योजना को देखा, और 3 पंचवर्षीय योजना जो 1966 तक। अब आगे की स्थितियाँ ये है कि 1966 ईस्वी से लेकर 1966 से 1969 ईस्वी, अब स्थितियां ऐसी नहीं रह गई थी कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, इसलिए
इसलिए योजना अवकाश का काल इसे कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं एक एक वर्ष के लिए योजनाएं चलाई गई। जो हम 5 वर्ष के लिए चलाते थे, अब क्या किया गया, एक एक वर्ष के लिए। जैसे आपका 1966 से 67, 1966 से 67, 67 से आपका क्या हो गया 68, और 1968 से आपका क्या हो गया 1969 के बीच ये आपका एक वर्ष की योजना चलाई गई। कितने वर्ष की? एक वर्ष की योजना आपकी क्या की गई, एक वर्ष की योजना चलाई गई। और इसी काल को हम क्या कहते हैं, योजना अवकाश का काल कहते हैं, प्लानिंग हॉलीडे का काल कहते हैं। ये आपका योजना अवकाश कहलाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया योजना अवकाश कब से कब तक है, 66 से 69। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि 2 बड़े युद्ध होते हैं आपके चीन और पाकिस्तान से भारत के, और इस दौरान स्थितियां नहीं थी, इसलिए एक वर्ष की योजना चलाई गई और इसे हम योजना अवकाश या प्लानिंग हॉलीडे के नाम से जानते हैं। तो कब से कब तक? 1966 से 1969 ईस्वी के बीच। अब यहाँ पर तीसरी योजना का जो लक्ष्य हमने वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था 5.6%। तीसरी में हमने लक्ष्य क्या रखा था, यहीं पर हम देख लेते हैं। तीसरी का जो लक्ष्य था, लक्ष्य रखा गया था 5.6, लेकिन हम प्राप्त कितना किए या वास्तविक वृद्धि कितनी हुई? तो वास्तविक वृद्धि यहाँ पर हुई थी, वास्तविक वृद्धि 2.8%। तो ये हमने देखा कि योजना अवकाश, इसके बाद योजना अवकाश रहता है, एक एक साल के लिए क्या करते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं। तीसरी का लक्ष्य भी हमने देखा। आगे हम यहाँ पर योजना अवकाश के दौरान कुछ आपके कृषि क्षेत्र में विकास के लिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमने एक योजना चलाई, या हमारे देश में या विश्व के देशों से हमने जैसे कुछ प्रेरणा लिया। जैसे मैक्सिको के आपके थे नॉर्मन बोरलाग, और उन्हीं से प्रेरित होकर भारत में भी चलाई गई, जिसे हम कहते हैं हरित क्रांति। तो 1966-67 ईस्वी में, 1966-67 ईस्वी में आपका क्या चला भाई, हरित क्रांति चलाई गई, हरित क्रांति। और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का उद्देश्य था उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना। उद्देश्य क्या था? उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे तीसरी में हमने देखा, और 1966-67 में भारत में एक क्रांति चलाई गई, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आइए मित्रों, यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं और हरित क्रांति से बनने वाले प्रश्न को हम जान लेते हैं। और इसी समय एक नरीमन समिति बनाई गई, और इसके तहत 1969 ईस्वी में लीड बैंक की भी क्या होती है, स्थापना। तो ये कौन सी समिति है? नरीमन समिति, नरीमन समिति। और इस समिति के तहत, ये समिति आपकी कब बनती है? 1969। और यहाँ पर फिर लीड बैंक की आपकी क्या होती है, स्थापना की जाती है, लीड बैंक की स्थापना। अब यहाँ पर अगला जो हमें यहाँ महत्वपूर्ण जानना है, हरित क्रांति। हरित क्रांति के जो जनक अगर आपसे पूछा जाए, हरित क्रांति के जनक की बात किया जाए, तो जनक आपके हैं नॉर्मन बोरलाग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। बाद में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ये कहाँ के हैं? मैक्सिको के, मैक्सिको। और भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक आपके कौन होते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन यहाँ पर क्या होते हैं, भारत में हरित क्रांति के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या देखा, हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक आपके कौन हैं? नॉर्मन बोरलाग हैं। और भारत में हरित क्रांति में स्वामीनाथन है। इसका उद्देश्य क्या था हरित क्रांति का? ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अधिक उत्पादन देने वाले,
अधिक उत्पादन देने वाले बीज का उपयोग, देने वाले क्या है भाई, अधिक उत्पादन देने वाले बीज का उपयोग करना, बीज का उपयोग। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर उद्देश्य क्या है, अधिक सिंचाई की क्या करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, सिंचाई की क्या करना, व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना। अगला यहाँ पर क्या है, उर्वरक का, फर्टिलाइजर का, उर्वरक का क्या करना, अधिक उपयोग करना या उर्वरक का उपयोग करना। तो ये आपका हो गया उर्वरक का उपयोग करना, अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का क्या करना, उपयोग करना, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का क्या करना, उपयोग करना, हाई यील्डिंग, एच हाई यील्डिंग वेराइटी VS, यानी यहाँ पर क्या है YS है आपका, हाई S से क्या है हाई, Y से यहाँ पर क्या है यील्डिंग, V से यहाँ पर क्या है वेराइटी, और S जो है आपका क्या है सीड, यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग। यहाँ पर इसका भी फुल फॉर्म आपको से पूछा जाता है कि H का मतलब क्या है, Y का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है। H का मतलब हाई है, Y का मतलब यील्डिंग, और ये V से वेराइटी, और S से आपका क्या है सीड्स है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना, और सिंचाई की व्यवस्था करना, उर्वरक का क्या करना, उपयोग करना। तो ये सभी बातें यहाँ पर हरित क्रांति के दौरान की गई। अब अगला शब्द ये जो हरित क्रांति शब्द है, हरित क्रांति शब्द, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर दे रहे हैं पूरा कि फिर यहाँ से प्रश्न आपका आए गलत ना हो। हरित क्रांति जो शब्द है, ये शब्द आपका विलियम गार्ड ने दिया था। किसने दिया था, विलियम गार्ड, विलियम गार्ड ने दिया। चलिए भाई, यहाँ पर हमने जाना कब ये शुरू हुई, फिर कौन इसके जनक हैं, भारत में इसके कौन जनक हैं, इसका उद्देश्य क्या था। अब उद्देश्य जो था, फिर इसका हम प्रयोग कहाँ पर किए, यानी हम मैक्सिको से क्या लाए भाई, मैक्सिको से गेहूँ, मैक्सिको से गेहूँ हम लाते हैं, गेहूँ लाते हैं, बौनी प्रजाति के क्या होते हैं गेहूँ लाते हैं। ये किन फसल से संबंधित है, यानी उत्पादन से। तो यहाँ पर हमने देखा ये गेहूँ, गेहूँ के साथ साथ चावल आपका हो गया, चावल के साथ आपका मक्का हो गया, मक्का के साथ आपका ज्वार हो गया, और ज्वार के साथ आपका क्या हो गया, बाजरा। यानी इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। किन हरित क्रांति से लाभ किन किन को होता है, किन फसलों को होता है। तो यहाँ पर फसल हमने दिया, एक आपका गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा, और इन फसलों में सर्वाधिक लाभ किसको हुआ। तो सर्वाधिक अगर लाभ की बात किया जाए तो सर्वाधिक लाभ गेहूं को। दूसरे स्थान पर, यानी ये पहला सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई, गेहूं में। ये वृद्धि आप जान लीजिए, वृद्धि सबसे ज़्यादा गेहूं में। फिर उसके बाद किस में, चावल में। दूसरा आपका कौन स्थान है, दूसरा स्थान पर आपका क्या है, चावल है। ये आपका हो गया दूसरे स्थान पर। फिर मक्का, ज्वार और बाजरा। और किन फसलों को लाभ इनमें नहीं हुआ, जैसे लाभ नहीं हो पाया, लाभ नहीं हुआ हरित क्रांति से, तो यहाँ पर लाभ नहीं होता है दलहन, लाभ नहीं होता है तिलहन, दलहन, तिलहन और कुछ मोटे जो अनाज हैं, कुछ मोटे अनाज को के उत्पादन में लाभ नहीं होता। ये कुछ मोटे अनाज हो गए, दलहन और तिलहन हो गया, हरित क्रांति से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किनको लाभ नहीं हुआ, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज को लाभ नहीं हुआ। तो आइए मित्रों आगे हम हरित क्रांति में देख लेते हैं। हरित क्रांति की अगर हम बात करें, अब लाभ तो हुआ, कहाँ से शुरू किया गया, राज्य की बात अगर किया जाए, यानी किस क्षेत्र से, राज्य या हम क्या कह लें क्षेत्र आपका, तो सबसे पहले ये पंजाब, पंजाब, और पंजाब से प्रारंभ होता है। प्रारंभ इसका कहाँ से होता है, पंजाब से। पंजाब से फिर कौन क्षेत्र को या राज्य को लाभ हुआ, हरियाणा को,
और उसके बाद फिर किसको लाभ हुआ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाभ होता है। यानी हम ये कहें कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किन राज्यों को हुआ, तो आप कहेंगे पंजाब, पंजाब से प्रारंभ भी हुआ, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में किसको लाभ होता है? तो दक्षिण भारत के राज्यों में आपके हो जाएगा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और आपका कौन हो जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। और सर्वाधिक इन दो राज्यों को, और कुछ लाभ किसको हो जाता है? कर्नाटक। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के राज्यों में इन राज्यों को लाभ होता है। और भारत में जैसे सर्वाधिक ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस क्रांति से क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में उत्पादन, किन अनाज फसलों को लाभ हुआ, किन किन फसलों को, ये आपको बताया गया। किन किन क्षेत्रों को लाभ हुआ, ये भी आपको क्या किया गया, यहाँ पर क्लियर किया गया। यही है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका उद्देश्य आपको बताया गया। 1966-67 ईस्वी में भारत में क्रांति आती है और भारत में इसको प्रचार प्रसार करने में या इसको फैलाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका आज वर्तमान में अब क्या हो चुका है? देहांत हो चुका है। तो ये कृषि वैज्ञानिक हैं। आगे यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में, योजना अवकाश के काल में जैसे हमने देखा, एक आपकी महत्वपूर्ण घटना हो गई जिसे हम कहते हैं हरित क्रांति। अब इसके बाद आपकी शुरू होती है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आइए अब हम बढ़ते हैं किधर? चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। जैसे तीसरी अभी हमने देखा, तीसरी के बाद ये प्लानिंग आपका हॉलीडे होता है जिसे हम योजना अवकाश काल कहते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरू होती है 1969 से 1974, 1969 से 1974 ईस्वी के मध्य चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी क्या होती है? प्रारंभ होती है। इस योजना में लक्ष्य 5.6 रखा गया। वृद्धि दर कितना रखा गया भाई? वृद्धि दर का लक्ष्य कितना? 5.6। और वास्तविक हमें प्राप्त कितना हुआ? वास्तविक रूप से हमें प्राप्त कितना होता है? तो वास्तविक वृद्धि आपकी कितनी होती है ये कह सकते हैं। तो वार्षिक 4.3 यानी 5.6% का लक्ष्य यहाँ पर क्या है? रखा गया। और वास्तविक रूप से हमें ये थोड़ा सा ये उलट गया, 3 को इधर करना है, 4 को इधर, 3.4 हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो ये आपका है वृद्धि दर। चौथी योजना जो आपकी है किस मॉडल पर आधारित है? अगर मॉडल आपसे पूछता है, मॉडल जो आपका होगा, ये मॉडल आपका होगा अशोक रुद्र मॉडल। अशोक रुद्र मॉडल पर ये क्या है? आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य क्या है? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास है। उद्देश्य इसका क्या रखा गया? उद्देश्य, इसका उद्देश्य है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास इसका क्या है? उद्देश्य है। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ क्या है? आर्थिक विकास है। और यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जुलाई 1969 ईस्वी में, यहाँ से ये प्रश्न आपका खूब बना है, जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का, वाणिज्यिक बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसी योजना के दौरान आगे हम चलते हैं, सूखा कार्यक्रम भी क्या किए गए? चलाए गए। इसी योजना के दौरान
सूखा कार्यक्रम भी आपका क्या किया गया, चलाया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भी आपका कब चलाया गया, ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया, चलाया गया। तो चलिए यहाँ पर इसी योजना के दौरान 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में भूमिगत परमाणु बम का क्या किया गया, परीक्षण किया गया। परीक्षण आपका किया गया राजस्थान, और इसका जो प्रतीक क्या बनाया गया, इस्माइल बुद्धा, इस्माइल बुद्धा। तो ये आपका है परमाणु परीक्षण भी हो जाता है किस योजना के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को महत्व दिया गया, कार्यक्रम चलाया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने वाला भारत विश्व का पहला देश है। 1952 ईस्वी में चलाया गया था। लेकिन किस पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को शामिल किया गया, तो ये शामिल आपका किया जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। और ये योजना आपकी 74 तक है। और इसी योजना में एक इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने क्या कहा, गरीबी हटाओ देश बचाओ का इन्होंने क्या किया था, नारा बुलंद किया था कि गरीबी हटाओ और क्या करो, देश बचाओ। 1971 ईस्वी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कहा गया गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो ये था आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। और इससे महत्वपूर्ण आपके क्या हैं, तथ्य हैं। तो आइए मित्रों, यहाँ तक हमने आज देखा। और फिर आगे आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद पाँचवीं से 12वीं तक के पार्ट को हम कल देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आपको बताए जाएंगे। और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर कल इसी समय पर उपस्थित होंगे। नमस्कार।